हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रगतिवाद को देखेंगे। कल हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग के जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन कथनों को हमने देखा था। अगर जो आप वो वीडियो ना देखे हों तो आप वह वीडियो देख लीजिए। हमने वही कथन लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो आज हम प्रगतिवाद के कथनों को देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आने वाली परीक्षा में आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं। प्रगतिवाद लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। भारत में जो है 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुई थी और इसके प्रमुख जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। यह प्रगतिवाद कब से शुरू हुआ, क्या परिस्थितियाँ थी कि कैसे प्रगतिवाद शुरू हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। उसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे और यह स्थापना लखनऊ में हुई। लेकिन यह 1936 में भारत में हुई थी। लेकिन तो सन 1934 में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था जो 1934 में था। प्रश्न पूछ लेगा कि विश्व का पहला लेखक संगठन कौन था? तो सोवियत लेखक संघ था यह विश्व का। और इसकी स्थापना कहाँ? गोरकी के नेतृत्व में रूस में हुए। आगे है प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जो कहते हैं प्रगतिवाद, जो मार्क्स का राजनीति के क्षेत्र में भौतिकवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। और राजनीति के क्षेत्र इसका जो मार्क्स का भौतिकवाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वही साहित्य के क्षेत्र में क्या है? प्रगतिवाद। प्रश्न पूछ लेता है कि प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है कि प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार क्या है। तो प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आगे है राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद है या साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस युग के कवि जो थे वह शोषितों के प्रति उनकी सहानुभूति थी और शोषक वर्ग के प्रति उनकी निंदा थी। जैसे मार्क्स का जो भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसमें यह कहा कि राज्य की कल्पना नहीं की गई है। और वो लोग मानते हैं, मार्क्सवादी जो होते हैं यह मानते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ है जो ये शोषक वर्ग है, जो अमीर लोग हैं वह हैं, और अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। यह प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है। तो प्रगतिवाद के जितने भी लेखक हैं उनका यही विचार है कि शोषकों के प्रति उनकी जो है, शोषकों के प्रति उन्हें घृणा है और शोषितों के प्रति उनकी सहानुभूति है। प्रगतिवाद युग का जो काव्य है वह है निम्न वर्ग, जो शोषक वर्ग है, उसके उत्थान के लिए लिखा जाता है। प्रमुख प्रगतिवादी लेखक हैं जैसे नागार्जुन हैं, इन्होंने हरिजन गाथा लिखा है जो बेलछी में कांड हुआ था। जैसे अनुसूचित जाति के लोगों को जिंदा जला दिया गया था, उस पर नागार्जुन ने हरिजन गाथा कविता लिखी है। तो वह भी प्रगतिवादी युग के प्रमुख लेखकों कवियों में से एक हैं नागार्जुन। तो आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है कि पूछा जाता है कि बच्चन सिंह ने किसकी रचना को, माने प्रगतिवादी काव्य, किस काव्य को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जिसे है किसे माना है?
प्रश्न पूछ लेगा कि बच्चन सिंह ने किस रचना को प्रगतिवाद का प्रथम काव्य माना है। तो बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम जो कृति है युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। अलग अलग विद्वान अलग अलग कवियों की रचनाओं को मानते हैं। आगे है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुणकृत ब्रज भाषा काव्य करुड़ई सतसई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य कवि और काव्य माना। जो गणपति चंद्रगुप्त हैं उन्होंने कालक्रम की दृष्टि से, समय की दृष्टि से रामेश्वर करुणकृत ब्रज भाषा काव्य करुड़ई सतसई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। रामेश्वर करुण को प्रगतिवादी कवि माना है और उनकी जो रचना है उसको पहला प्रगतिवादी काव्य माना। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे है, केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंद्र उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रज भाषा में कवित्व सवैया छंद में लिखते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, प्रश्न पूछ लेता है कि कवियों का उपनाम पूछता है कि पूछ लेगा केदारनाथ अग्रवाल अपने आरंभिक दौर में किस उपनाम से रचनाएं लिखते थे। तो केदारनाथ अग्रवाल बालेंद्र उपनाम से रचनाएं लिखते थे और तब वे ब्रज भाषा में लिखते थे। आगे है, केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। केदारनाथ अग्रवाल ने जो देश के और विदेश के जो कवि हैं उनकी कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। आगे है, केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कविताएं। टीजीटी पीजीटी एलटी में अक्सर रचनाएं दे देता है और पूछ लेता है यह किसकी रचना है। तो यह जो केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि प्रश्न में इनकी रचनाएं पूछ लेगा और पूछ लेगा कि यह किसकी रचना है। तो केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख कविताएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, मुंबई का रक्तदान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो शिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। ये सारी रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की हैं। यहाँ नींद के बादल रहेगा, बदले नहीं, नींद के बादल। आप लोग यहाँ बादल कर लेना, नींद के बादल, यह इनकी प्रमुख रचना है। आगे है, नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन, नागार्जुन का पहला उपनाम क्या था? यात्री। प्रश्न पूछ लेगा कि नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में किस उपनाम से कविता लिखते थे। तो नागार्जुन संस्कृत और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। आगे है, नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है नागार्जुन के बारे में। नागार्जुन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगतिवादी युग के लेखक हैं या और कवि हैं। तो इनसे संबंधित जो कथन हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, वह मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी? राम के प्रति। कवियों की प्रथम रचनाएं भी पूछ लेता है। यह कब प्रकाशित हुई थी? 1935 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित हुई थी? लाहौर से हुई थी। और किस पत्रिका में हुई थी? विश्व बंधु में। तो ये इतने सारे पॉइंट एक ही में आपको मिल जाते। थ्योरी पढ़ने से यही फ़ायदा रहता है कि हमें कई सारे पॉइंट मिल जाते हैं। आगे है,
नागार्जुन की रचनाएं: युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी ज्योतियों का कोरस। ये तो इनकी महत्वपूर्ण इनके जो क्या काव्य संग्रह हैं, रचनाएं हैं। अब नागार्जुन की प्रमुख प्रसिद्ध कविताएं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कविता दे देता है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं। तो ये सब कविताएं क्योंकि नेट के सिलेबस में और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हैं कविताएं, तो इसलिए ये कविताएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कालिदास, इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कविता है कालिदास। कालिदास के बारे में इन्होंने कविता लिखी है कि कालिदास ये मानते हैं कि जो कवि और लेखक होता है वह जो लिखता है कुछ उसकी अपनी खुद की अभिव्यक्ति होती है, बिना कुछ भोगे हुए। वो चीज़ जो कालिदास ने जो विरह लिखा है अज का और यह छेछड़ी का, तो इनका मानना है कि जब वो भोगे नहीं तो लिखे कैसे। तो इसीलिए इन्होंने जब कालिदास के ऊपर कविता लिखी है कि कालिदास सच सच बतलाना, अमल धवल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। तो यह कालिदास के ऊपर रचना थी। उसके बाद अकाल और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट कविता है अकाल और उसके बाद की कविता जो है बहुत ही छोटी कविता 8 लाइन की है। कई दिनों से चूल्हा रोया चक्की रहे उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ऐसे 8 लाइन की कविता है। तो अकाल और उसके बाद उनकी कविता है। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर। जो बादल को घिरते देखा, इसमें भी अमल धवल गिर के शिखरों पर है। और कालिदास की शुरुआत ही यहीं से होती है कि अमल धवल गिर के शिखरों पर। तो दोनों में ये शब्द आए हैं। और पाषाणी, सिंदूर, कभी कभी कविताएं पूछ लेता है और पूछ लेता है कि ये किस कविता से है। तिलकित भार, तुम्हारी तंदुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माँ के, हरिजन गाथा। हरिजन गाथा इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कविताएं हैं वह है कालिदास, अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा, हरिजन गाथा। ये इनकी जो कविताएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कविताएं हैं। आगे है नागार्जुन कृत भस्मांकुर, एक खंड काव्य जो 12वें छंद में है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा है। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं और यह 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी इस पे पुरस्कार मिला। इस पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इनकी मैथिली भाषा में पहली जो भाषा में कौन सी कविता है, पत्रहीन नग्न गाछ से शीर्षक से मैथिली भाषा में कविताएं लिखी हैं। आगे है नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा स्थायी भाव के संदर्भ में लिखा। यह नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। अपनी कविता के बारे में इन्होंने लिखा है। नागार्जुन अपनी कविता के बारे में लिखे कविता प्रतिहिंसा स्थायी भाव जो उनकी कविता है उसके बारे में लिखते हैं कि यह नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। आगे है यह डॉक्टर बच्चन रहेगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी। यह पेपर में पूछा हुआ है, कई बार पेपर में आया है कि नागार्जुन की कविताओं को किसकी संज्ञा दी गई है, नुक्कड़ की। और किस विद्वान ने दी है, तो बच्चन सिंह ने। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। आगे है नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। निराला को छायावादी युग का सलाका पुरुष कहा जाता है। अज्ञेय को प्रयोगवादी युग का सलाका पुरुष कहा जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो जिस युग का प्रसिद्ध कवि है वह उस युग का उसे सलाका पुरुष कहा जाता है। प्रगतिवाद का पूछेगा तो नागार्जुन, छायावाद का पूछेगा तो निराला, और प्रयोगवादी का पूछेगा तो
अज्ञेय, क्योंकि इनके नाम से प्रयोगवादी जो युग है इसके प्रवर्तक अज्ञेय ही माने जाते हैं। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह शास्त्री है। कभी कभी जो कवि प्रसिद्ध होते हैं अक्सर ये त्रिलोचन नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो वास्तविक नाम है वह कोई नहीं जानता है, तो वास्तविक नाम पूछ लेता है। जैसे नागार्जुन का है तो उनका वैद्यनाथ मिश्र नाम है। नागार्जुन, सब लोग नागार्जुन उन्हें जानते हैं, लेकिन उनका मूल नाम कोई नहीं जानता। तो नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र। और रांगे राघव का मूल नाम है त्र्यंबक राघवाचार्य। तो ऐसे जो कवि जिस नाम से प्रसिद्ध है, जैसे नागार्जुन से नाम से प्रसिद्ध है, त्रिलोचन नाम से प्रसिद्ध है, रांगे राघव ये काव्य में ये लोग इस नाम से प्रसिद्ध, तो इनके मूल नाम भी हमें जानना चाहिए। अज्ञेय हैं, अज्ञेय सब लोग कहते थे। इनका पूरा नाम पूछ लेता है कि इन अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह शास्त्री। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र। रांगे राघव का पूरा नाम त्र्यंबकाचार्य राघव। आगे है गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को क्या कहा? अवध का किसान कवि। अवध का किसान कवि कहा है किसने? प्रश्न पूछ लेगा कि अवध का किसान कवि किसको कहा जाता है? त्रिलोचन को। और त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने। आगे है त्रिलोचन की रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के तापे हुए दिन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका है त्रिलोचन का शब्द। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट। उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहानी भी कुछ कहानी है। तो इनकी जो गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, उस जनपद का कवि, यह इनकी जो रचनाएं हैं यह बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सारी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अमोला त्रिलोचन की अवधि काव्य कृति है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। तो अमोला इनकी कौन सी, किस भाषा की कवि है? अवधि की। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। रांगी राघव का मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है इनके बारे में। और ये तो नीचे वाला और भी इम्पोर्टेंट है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। अधैर्य का कवि तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध है, प्रश्न भी आया है कि अधैर्य का कवि किसको कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर। और इन्हें क्या राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। दिनकर ने सब लोग और भी लोग इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है, लेकिन तो दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहा है। दिनकर को भी राष्ट्र कवि कहा जाता है, लेकिन दिनकर स्वयं को मैथिली शरण गुप्त के सामने महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। इसमें हमने दिनकर की रचनाएं नहीं लिखी हैं, वो छूट गई होगी। इनकी रचनाएं जैसे रश्मिरथी, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये सब इनकी बहुत, हारे को हरिनाम, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिनकर की जितनी भी रचनाएं हैं वह सारी इम्पोर्टेंट है। रश्मिरथी में इन्होंने कर्ण के ऊपर लिखा है, कुरुक्षेत्र में महाभारत के ऊपर लिखा है। तो ये सब इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं याद होनी चाहिए, आप लोग याद कर लेना जरूर। अब आगे है प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों का संग्रह है। तो
कहाँ कब से प्रयोगवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है? तार सप्तक के प्रकाशन से। प्रयोगवाद शब्द सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवादी नामक शीर्षक से किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, प्रश्न पूछ लेता है प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। इस वीडियो में जितने भी सारे भी कथन या तो आप लिख लेना या तो इसके हर एक पॉइंट को लिख लेना। हर एक पॉइंट को लिख करके एक बार वीडियो देखिए, फिर हर एक पॉइंट को लिखिए, उसके बाद एक बार पढ़ लेंगे, अपने आप याद हो जाए। कम से कम 100-200 प्रश्न एक वीडियो से तैयार हो जाएगा। प्रगतिवाद छायावाद युग से इससे जब बाहर बहुत कम वही प्रश्न बनेंगे जो कवियों की रचनाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन ये हर एक परीक्षा में आया हुआ है। तो नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा है? बैठे ठाले का धंधा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है ये। आगे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो संपादक होते, जो प्रसिद्ध होती है, कितने भागों में प्रकाशित हुई, ये तो ज़रूर पूछा जाता है। ये बड़े बड़े पेपरों में, नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में सब प्रश्न पूछा गया है इसके बारे में, तार सप्तक के बारे में। तो अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है। पहले तार सप्तक जो है 1943 ईस्वी में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1979 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितना हुआ था, कितना तब सप्तक प्रकाशित हुआ? 4। 43, 51, 59, 79, ऐसे याद कर सकते। 43, 51, 59, 79। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों की अन्वेषी का, ये भी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? नई राहों के अन्वेषी कवि। अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखे हैं, अज्ञेय रहेगा, अज्ञेय मिस प्रिंट हो गया है तो आप लोग सुधार लेना। अज्ञेय दूसरे सप्तक की भूमिका में अज्ञेय ने लिखा है कि प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं, नहीं है ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक है, इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, प्रयोगवाद के बारे में अज्ञेय दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखते हैं कि प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे हैं, नहीं है ना प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह अज्ञेय का कथन है। आगे भी अज्ञेय का ही कथन है, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरा उस प्रेषण की क्रिया को, उसके साधनों को जानने का भी साधन है। यह किसका है कथन? अज्ञेय का। प्रयोगवाद के बारे में यह अज्ञेय का कथन है, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे तार सप्तक के कवि। तार सप्तक में, एक सप्तक में, सप्तक मतलब 7, एक सप्तक में 7 कवि हैं। हमने चारों तार सप्तक के कवियों के नाम की ट्रिक बना रखी है। 4 लाइन में आप 7 चौक 28 कवियों के नाम 4 लाइन में याद कर सकते हैं। तो ट्रिक्स ये रहता है कि हमें आराम से याद हो जाता है, तो आप ये जो चारों ट्रिक हैं ये याद कर लेना। पहले सप्तक में है अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। तो ट्रिक है, तार सप्तक के कवियों की ट्रिक है, प्रभा नेगी दोनों आगरा गए। ये तार सप्तक के कवियों की ट्रिक है कि प्रभा नेगी दोनों आगरा गए। अब प्रभा से प्रभाकर माचवे, प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारत भूषण अग्रवाल, ने से नेमीचंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर, अ से आगरा से अज्ञेय, ग से मुक्तिबोध, रा से रामविलास शर्मा। तो छोटी सी
एक वाक्य में आप 7 कवियों के नाम याद कर सकते हैं। प्रभा नेगी दोनों आगरा गए। अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर जो हेल्प लगे आपको कि ये आपके काम की चीज़ है। तो दूसरा सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। जो दूसरे सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण, घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। यह है दूसरे सप्तक के कवि। और दूसरे सप्तक के कवियों के नाम की ट्रिक है हसन रस भी धर। ऐसा रहता है कि एक पॉइंट से या लय से हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं, वैसे याद करेंगी तो भूल जाती हैं चीज़ें। और हमें पता है कि इसमें से जो हर एक शब्द जो है हर एक कवियों के नाम को पहला अक्षर लिया गया है, तो इससे हमें पता चल जाता है। हम अगर जो कवि का नाम न याद रहे तो है से मान लेंगे कि है जो उसमें दिया रहेगा वह हो जाएगा। तार सप्तक के कवियों का नाम पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, प्रश्न पूछ लेता है इसमें से कौन से तार सप्तक के कवि नहीं हैं, या पूछ लिया जाता है इसमें कौन से तार सप्तक के कवि हैं। हर एक सप्तक के कवियों का नाम पूछता है, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसकी जो ट्रिक है वह है हसन रस भी धर। ह से हरिनारायण व्यास, श से शकुंतला माथुर, न से नरेश मेहता, र से रघुवीर सहाय, श से शमशेर बहादुर सिंह, भी से भवानी प्रसाद मिश्र, धर से धर्मवीर भारती, हसन रस भी धर। तो ये है दूसरे सप्तक के कवियों की नाम की ट्रिक। आगे है तीसरे तार सप्तक के कवियों के नाम की ट्रिक। कुश के विप्र ने मदद की। कु से कुंवर नारायण, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, के से केदारनाथ सिंह, वी से विजय देव नारायण शाही, प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, म से मदद से मदन वात्स्यायन, की से कीर्ति चौधरी। तो कुश के विप्र ने मदद की। यह है तीसरे सप्तक के कवियों के नाम की ट्रिक। अब आगे है चौथे सप्तक के कवियों के नाम की ट्रिक। स्वरा सुराजनंद श्री राम अवध गए। स्वरा सुराजनंद श्री राम अवध गए। स्व से स्वदेश भारती, रा से राजकुमार कुंभज, सु से सुमन राजे, राज से राजेंद्र, नंद से नंद किशोर आचार्य, अवध से आगे देखते हैं श्री राम वर्मा, अवध से अवधेश कुमार। तो स्वरा सुराजनंद श्री राम अवध गए। यह है चौथे सप्तक के कवियों की नाम की ट्रिक। अब आगे है प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। आगे है रामविलास शर्मा ने लिखा है प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अन्यासा सा रह गया, अग्नाशा, अग्न्याशा। आगे है रामविलास शर्मा कहते हैं कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, यहाँ छोटा सा रहेगा बड़ा सा हो गया है, अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। यह कवि नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। यह प्रयोगवाद के संबंध में किसका कथन है? रामविलास शर्मा का, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हर एक युग की प्रवृत्तियाँ याद होनी चाहिए। पेपर में एक क्वेश्चन प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं से पूछा जाता है, तो प्रयोगवाद की ज़्यादा पूछी जाती विशेषताएं। इसकी क्या प्रवृत्तियाँ हैं? अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, भौतिकतावाद का प्रावधान, उपमानों की नवीनता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है उपमानों की नवीनता, क्योंकि जो अज्ञेय हैं उन्होंने उनकी एक कविता ही है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, उनकी कविता का एक लाइन है। तो उपमानों की नवीनता प्रयोगवादी की विशेषता है। साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शनवाद से प्रभावित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है।
हमने इसमें जितने भी कथन लिए सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिए हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर करिए, पता चल जाएगा। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। डॉक्टर नगेंद्र प्रयोगवाद के बारे में कहते हैं यह शैलीगत विद्रोह है। केसरी कुमार कहते हैं कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। रघुवीर सहाय कहते हैं कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसी ही रचना के हित में प्रयोग की। यह रामस्वरूप चतुर्वेदी के कथन है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन। प्रपत्तिवाद का प्रवर्तक नलिन विलोचन शर्मा को माना जाता है। प्रयोगवाद के बाद एक धारा चलती प्रपत्तिवाद। इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है? नलिन विलोचन शर्मा। और प्रपत्तिवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। जो बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार के नाम के प्रथम अक्षरों के आधार पर मानकर नकेन बना। यह प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें नकेनवाद की कौन से कवि नहीं है, प्रपत्तिवाद के कौन से कवि नहीं है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नई कविता अज्ञेय का दिया हुआ नाम है। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। यहाँ नई रह गई है, नई। तो नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। आगे है, मुक्तिबोध ने लिखा है नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। धर्मवीर भारती ने लिखा है नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर माप कर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास करती। इसका की पॉइंट है कि धर्मवीर भारती ने नई कविता के बारे में क्या मापने का प्रयास करती है। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी नई कविता के बारे में लिखते हैं नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया। जितने भी कथन है, कथन तो आपको पता भी होंगे, आपने 1-2 पेपर अगर जो दिया हो तो कथन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट का है। विद्वानों के कथन दे देता है और पूछ लेता है कि ये किसका कथन है। तो जितने भी इसमें कथन है सारे कथन याद कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से सब महत्वपूर्ण है। विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। प्रश्न पूछा था कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा किसने की है, तो विजय देव नारायण शाही। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आगे है, नई कविता के 2 प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है। कैक्टसवाद, नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है, नहीं करता मैं कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो एडम में उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है, इसमें कैक्टस प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, जो एडम में उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। आगे है, अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अज्ञेय की रचनाएं हैं, इनके काव्य संग्रह भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर चढ़भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार है, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की वांक छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा। आगे है, अज्ञेय अस्तित्ववादी में आस्था रखने वाले कवि हैं। आगे है,
अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाह का पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय की चर्चित कविताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जितनी भी कविताएं हैं सारी आपको याद होनी चाहिए। असाध्य पीड़ा लंबी कविता है। कलगी बाजरे के सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। जो असाध्य पीड़ा है इनका आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह से प्रकाशित है। असाध्य पीड़ा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन, बहुत ही अच्छी कविता है, आप लोगों को एक बार पढ़ लेना चाहिए। यह नेट के सिलेबस में लगी हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कविता, बहुत अच्छी कविता है। एक तो अच्छी भी है, दूसरे प्रसिद्ध भी है। तो इसकी क्या पता, यह कविता नेट से निकाल के पढ़ लेना, क्योंकि क्या पता इस कविता से पूछ ले प्रश्न कि यह किसकी कविता है या किस कविता से लिया गया असाध्य पीड़ा। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं। अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध भी बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, तो इनकी भी कविताएं हमें याद होनी चाहिए। अंधेरे में कविता है इनका, अंधेरे में कविता और ब्रह्म राक्षस, ये 2 इनकी कविताएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो क्या पता ये दे कि अंधेरे में किसकी कविता है, तो मुक्तिबोध की है अंधेरे में, और ब्रह्म राक्षस इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अंधेरे का पहला प्रकाशन कल्पना में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1964 में आशंका के दीप अंधेरे के नाम से प्रकाशित। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अंधेरे, यह प्रश्न पूछा हुआ गया, अंधेरे की कविता मुक्तिबोध की किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ था अंधेरे की कविता का, तो कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और यह पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी, आशंका के दीप अंधेरे में। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, ये आप तो नोट ही कर लेना, 100% पेपर में आने की संभावना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंधेरे में एक लंबी कविता है, विभिन्न आलोचकों ने इसके विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है। तो मुक्तिबोध की जो अंधेरे में कविता मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई विद्वानों ने इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अंधेरे में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, कल्पना में। इसका पुराना नाम क्या, पहले किस नाम से 1964 में प्रकाशित हुआ था, आशंका के दीप अंधेरे में, किसका है, मुक्तिबोध की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शमशेर बहादुर सिंह अंधेरे में के बारे में लिखते हैं, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहशता इस्पाती दस्तावेज है। कहाँ चला गया, यह शमशेर बहादुर सिंह का अंधेरे में कविता के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। प्रश्न पूछा जाता है कि अंधेरे में कविता को इस्पाती दस्तावेज किसने कहा है, तो शमशेर बहादुर सिंह। किस कविता को इस दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है, तो अंधेरे में। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा अंधेरे में कविता को अपराध भावना का अनुसंधान करते हैं। नामवर सिंह अस्मिता की खोज करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा, नामवर सिंह ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लिख लेना आप लोग, जितने भी इसमें हैं छोटे ये लिख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। अस्मिता की खोज नामवर सिंह का तो कई बार पेपर में आया हुआ है। तो नामवर सिंह ने अंधेरे में कविता को क्या कहा, अस्मिता की खोज। शमशेर बहादुर सिंह ने क्या कहा, इस्पाती दस्तावेज कहा है। इंद्रनाथ मदान ने आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा है। निर्मला जैन ने अंतस्थल का विप्लव, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा है। प्रभाकर माचवे ने लावा कहा है। रामविलास शर्मा ने अरक्षित जीवन की कविता कहा। ये जितने भी हैं ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आगे है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का विज्ञान
रचना कैसे बाहर से अंदर जाती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है अंधेरे में के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। आगे मुक्ति बोध ने अंधेरे में कविता की रचना किसमें की है? फैंटेसी शैली में की है। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। आगे है शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, उदिता, अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, कहानी बहुत दूर से सुन रहा हूँ, सुकून की तलाश। यह शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन है। अज्ञेय, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, जितने भी कथन है। अज्ञेय ने शमशेर को कवियों का कवि कहा है। शमशेर को कवियों का कवि किसने कहा है? तो अज्ञेय ने। अज्ञेय ने कवियों का कवि किसे कहा है? शमशेर को। मलेज ने शमशेर को मूर्छ के कवि, मलेज ने शमशेर के बारे में लिखा है कि शमशेर मूर्छ के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट शमशेर के बारे में। मुक्तिबोध ने शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर पर्यटन साध्य पवित्रता की कारण। यह तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है मुक्तिबोध का शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। ये सारे रटे होने चाहिए, 3-4 बार पढ़ लेंगे आप तो रटा। साहित्य तो रट ही नहीं सकते, क्योंकि इतने बड़ा है साहित्य। हर एक कवियों के हर एक रचनाओं के बारे में, एक कवि के बारे में कम से कम 50 कवि ने अपने विचार व्यक्त किए। लेकिन जब 3-4 बार जो जैसे प्रसिद्ध हो जाते हैं, 2-4 बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हमें उन्हें 3-4 बार पढ़ लेने से जब पेपर में आते हैं तो याद आ जाती है। तो इसमें जितने भी कवियों के कथन हैं वह तो 3-4 बार पढ़ लेना, उसके बाद पेपर में आएगा तो याद आ जाएगा। आगे है मुक्तिबोध का शमशेर के बारे में कथन है। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। मुक्तिबोध कहते हैं प्रणय जीवन का प्रसंगवद रसवादी कवि हैं। विष्णु खरे कहते हैं शमशेर की शमशेरियत। इस शमशेर के बारे में रामचंद्र तिवारी कहते हैं शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। यह रामचंद्र तिवारी शमशेर के बारे में कहते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लेना। आगे है रामस्वरूप चतुर्वेदी भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर विरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। किसकी? शमशेर बहादुर सिंह की। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। तो टेक्निक में एजरा पाउंड किसका था? शमशेर बहादुर सिंह का आदर्श। शमशेर का कथन है मैं उर्दू और हिंदी का 2 आब हूँ। ये शमशेर अपने बारे में कहते हैं। आगे है शमशेर की चर्चित कविताएं। इनकी कविताएं टूटी हुई, बिखरी हुई, अमन का राग, एक पीली शाम, धूप, कोठरी के आईने में खड़ी, गिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र की कविता को गांधी कहा है, लेकिन उन्होंने गांधी को अपने खुद को गांधी का बेटा कहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को क्या कहा? कविता का गांधी कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र को उदय प्रकाश ने क्या कहा? कविता का गांधी, और वे खुद को गांधी का बेटा कहते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य संग्रह गीत फरोश, ये भी प्रसिद्ध कवि, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। इनका जो है गीत फरोश बहुत ही अच्छी कविता है। चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत अंतर्गत मन, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, इदम न मम, त्रिकाल, संध्या, शरीर, कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर, दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी, ये सब तूस की आग, कालजयी, ये सब इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आगे है भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाणी की दीनता, टूटन का सुगीत परोस।
अगर जो जो कविताएं सिलेबस में लगी हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। क्या पता जो नेट का पेपर बना रहा था, जो नेट का उसमें अधिकारी वह पेपर बनाए, तो नेट के सिलेबस में सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश कविताएं लिखी हैं। तो किसकी है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की हैं, सतपुड़ा के जंगल और गीत फरोश कविताएं। गीत फरोश कविताएं में कहते हैं, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, नए नए गीत बेचता हूँ, किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। गीत मैंने कविता लिखने के ऊपर लिखे हैं। आगे है, धर्मवीर भारती की प्रेम कवि हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती को प्रेम का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाएं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिय, सात गीतवर्ष। अंधा युग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह महाभारत के 18वें दिवस के प्रभास तीर्थ का वर्णन है और प्रभास 18वें दिन से लेकर प्रभु की मृत्यु तक का इसमें वर्णन किया गया अंधा युग में। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। देशांतर काव्य संग्रह में विदेशी कविताओं का संग्रह है। तो यहाँ पर अब हमारा ख़त्म होता है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। इसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट कथन लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर जो इसमें मैंने ट्रिक बना रखी है कवियों की, वो भी याद करिए। जितने भी प्रश्न हैं एक थ्योरी से, एक वीडियो से आपके कम से कम 100, इससे तो 100-200 प्रश्न आसानी से बन सकते हैं। इसमें से 2-1 प्रश्न तो पेपर में ज़रूर आएंगे, ये यहाँ जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो अगर जो आपको एक लगे कि आपके काम की चीज़ है, यह वीडियो आपकी हेल्प की है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।